आई डोंट नो एसएससी क्या कर रही है। एसएससी ने सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का वैकेंसी निकाला, उसके बाद उन्होंने हिंदी ट्रांसलेटर का वैकेंसी निकाला, लेकिन बीच में थी वैकेंसी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल की, वो नहीं आई। लेकिन उससे पहले आ गई एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। ये तो चलो हमें बाद में पता लगेगा, बट रियली पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर वो वैकेंसीज पहले आनी चाहिए थी, लेकिन स्टेनो की वैकेंसी आ गई। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू द स्टेनो पीपल, सिलेक्शन पोस्ट एंड हिंदी ट्रांसलेटर 1। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सिलेक्शन पोस्ट की। सिलेक्शन पोस्ट की कुछ एक चीज़ें जो आपको नहीं पता, जो कोई भी बताएगा भी नहीं कि किस तरह से करनी है, उनके बारे में आज बात करेंगे। और पेपर को कैसे क्लियर किया जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो बच्चे घर पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर कितना इम्पॉर्टेंट है और कितनी चीज़ें उनके लिए सही होने वाली हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को लाइक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स भी डालने वाली हूँ, जिनमें हम लोग मैथ्स के कुछ एक टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ ही आप मैथ्स के क्वेश्चंस जो भी डेली आएंगे उनको भी क्लियर कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। तो शुरू करते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पहले तो है क्या? ये एसएससी की बॉडी है जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इकट्ठे मिलके वैकेंसीज डाल देते हैं, क्योंकि वो एक एक दो दो वैकेंसी के लिए अलग से नहीं नोटिफिकेशन निकालना चाहते। तो एक ही एग्ज़ाम लिया जाता है एसएससी की तरफ से। एसएससी 3 लेवल्स में इस एग्ज़ाम को बांटता है, जो कि होता है 10th लेवल का, 12th लेवल का और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का। तो मतलब जो भी पोस्ट आप भरेंगे उसके 3 ही एग्जाम होंगे, दैट विल बी ऑफ 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन। ये बात क्लियर है। इसके बाद ये पोस्टें जो होती है ये इन्हीं लेवल्स पे डिवाइडेड होती है। सपोज़ मैंने ऐसी पोस्ट भरी है जिसमें मुझे कम से कम 10th लेवल की मैंने 4 पोस्ट भर दी, तो मैं पेपर एक ही बार दूंगी। उसका कट ऑफ हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग जाएगा, वो वहाँ पे चेक ऑन हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग मुझे बुलाया जाएगा, अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू माई कट ऑफ ऑल्सो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 12th लेवल का। 12th की अगर मैंने 4, 5, 10 पोस्टें भी भरी हैं तो भी मैं पेपर एक ही दूंगी। मेरा कट ऑफ अकॉर्डिंग टू द सीट, अकॉर्डिंग टू द प्लेस वहाँ पे डिसाइड होगा। उसके साथ ही अगर मैं ग्रेजुएशन के लिए पेपर भरती हूँ तो सेम अप्लाइड। तो 3 ही पेपर होने वाले हैं, 3 अलग अलग लेवल के, दैट इज 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन। अब सब बच्चे अगर एक जैसी तैयारी करेंगे तो कैसे पेपर को क्लियर करेंगे? पेपर क्लियर या क्रैक करने का एक डिसेंट सा तरीका मैं बताऊंगी। सबसे पहले जाइए उन पोस्ट को लिख डालिए जिनके लिए आप पेपर को भरना चाहते हैं। आई नो आपको क्लियर पोस्टों को लिखने में बहुत टाइम लगेगा। मैं पहले ही बता दूं कि ऑलरेडी बहुत सारी पोस्टें हैं, तो उनको पूरा स्टडी करने में किस पोस्ट के लिए आपको भरना है उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। पर उनके प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक कर लीजिए। आप सारी पोस्टों के जो भी आपके जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उनके प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक कर लीजिए। जिन पोस्ट के कट ऑफ लो हैं, जिन पोस्ट के कट ऑफ लो हैं उन पोस्ट को ज़रूर भरिए, बिकॉज उन पोस्ट के लिए कंपटीशन कम था, तभी लो कट ऑफ पे भी सिलेक्शन पिछले साल हुआ था। और बहुत सारे बच्चे ऐसी पोस्टों को अवॉइड कर देते हैं और रैंडमली उठा के 10-15 पोस्ट भर देते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं होता तो परेशान होते हैं। ये सोचकर पोस्ट को मत भरिए कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है या क्या उसका असेसिबिलिटी है। ये सोच के भरिए कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो आप सबसे पहले लो कट ऑफ वाली पोस्टों के लिए पेपर को भरिए। और 100 रुपये फीस है, तो 3-4 हज़ार अगर आप लगा भी देंगे कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप सिलेक्शन ले पाते हैं तो ठीक है। तो अपना चेक ऑन करके लो पोस्ट जो भी लो है, जिसके भी लो कट ऑफ्स हैं उनकी पोस्टों को भरिए। जो आप भरना चाहते हैं वो तो डेफिनेटली भरिए, पर उन लो कट ऑफ वाली पोस्ट को बिल्कुल मत छोड़िए। और ये अवॉइड मत करिए कि आप बिना कट ऑफ देखे पेपर को भर देंगे, तो सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर भी सिलेक्शन हो जाता है, मतलब लो कट ऑफ्स पे भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर एक पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ के पहले तो फिलिंग ही आती है। फॉर्म फिलिंग में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। 4 मई तक इसका फॉर्म ओपन है। आप सबने अगर फॉर्म भर दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा तो प्लीज़ इसको भर दीजिए टाइम से। इसके साथ आप 3 ही एग्ज़ाम देंगे, वो मैंने बता दिया कि हर बच्चा 3 एग्ज़ाम दे सकता है। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 to 32 ईयर्स, 35 ईयर्स जा रही है अकॉर्डिंगली। तो आप देख सकते हैं कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद इस बार थोड़ा सा चेंज है, दे हैव गिवन यू सेक्शनल टाइमिंग। हर एक एग्जाम की सेक्शनल टाइमिंग है। 15 मिनट आपको हर एग्जाम के लिए दिए जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के लिए, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, जीके के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। तो बेसिकली उन्होंने पेपर का लेवल डिफिकल्ट करने
करने के लिए उसको टाइमिंग में बांध दिया। अब आप अगर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं या इंग्लिश की बात करते हैं, उसमें इतना कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो तो आप कंप्लीटली फिल ऑन कर देंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अब सेक्शनल कट ऑफ है, जैसे कि बैंकिंग में होता था वैसे ही यहाँ पे होने वाला है। तो ये आपको दिक्कत देगा, इसकी मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। तो कोशिश करिए कि आप टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस करिए। एवरी डे ट्राई टू डू अप्रॉक्सीमेटली 12, 15, 20 सम, जितने आप कर सके 15 मिनट के टाइमर के ऊपर रोज़ की प्रैक्टिस को शुरू कीजिए। बिना टाइमर के अगर आप करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। इसकी नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स, और सिंगल पेपर सिलेक्शन एग्जाम है। बहुत सारी पोस्टिंग है अंडर जेईई, स्टेनो अटेंडेंट, असिस्टेंट, कॉपी होल्डर, लाइब्रेरी क्लर्क, अकाउंटेंट, बहुत सारी पोस्टें हैं, मैंने सब लिख रखी हैं। बट डेफिनेटली मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगी तो वीडियो अनवांटेडली बहुत लंबा हो जाएगा। जहाँ पे टाइपिंग है वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, जहाँ पे भी कोई स्किल रिलेटेड जॉब है तो स्किल टेस्ट उसका होगा ही होगा। और उन स्किल टेस्ट के बाद जो सैलरी लगती है वो 35,000 to 90,000 इन टोटल है। तो ये पोस्ट मौका अच्छा दे रही है, आप देखिए कि आप इसके लिए फिल करना चाहते हैं कि नहीं। और मैंने जैसे बताया कि आपकी पोस्ट की जो फीस है वो 100 रुपीज़ है, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में मैथ्स और रीजनिंग है, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पेपर जब भी आएगा, देखिए पेपर में अभी टाइम है, तो पेपर जब भी आएगा उससे पहले आपको 40 मॉक टेस्ट करने ही करने हैं। अगर आपको कहीं से मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगी। पर 40 मॉक टेस्ट एक मिनिमम नंबर है जो आपको करना ही करना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट इज़ एक्चुअली द मिनिमम नंबर दैट यू हैव टू डू। एंड उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दिन डिसाइड करने हैं। कोई भी दिन हो सकता है, आप वीक में 3 टेस्ट दीजिए, वीक में 2 टेस्ट दीजिए, पर कोशिश कीजिए 40 मैक्सिमम कर सकें आप। उसके बाद प्रिपरेशन की बात करते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपके पास पिनाकल का 8th एडिशन है। अर्थमेटिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं 60 डेज़ की 1 मिनट सीरीज़ निकालने वाली हूँ, तो उस सीरीज़ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग कुछ भी कर लीजिए, ईजी टू मॉडरेट आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं कोई बुक नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आपको बुक चाहिए तो मैं इसको डिटेल्ड आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, बुक्स की पूरी लिस्ट। तो बेस्ट वाली जो है वो सब मैं वहाँ पे डाल रही हूँ, तो आप उनको चेक ऑन कर सकते हैं। बेस्ट वाली लीजिए और बेस्ट वाली से तैयारी कीजिए। आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक मैं डाल रही हूँ। बाकी अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे टीचर्स भी अवेलेबल हैं जिनसे आप जाके पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी, जीके के लिए मैं एक परमार सर रेफर करूँगी, और इंग्लिश के लिए रानी मैम की पूरी सीरीज़ है, आप वो कर सकते हैं। इंग्लिश को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, एक वोकैबलरी हो गई, एक ग्रामर हो गई। वोकैबलरी देखिए आप चाह कर भी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप डेली के कुछ एक वर्ड्स बांध लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 वर्ड्स या 12 वर्ड्स, तो आप वोकैबलरी का कुछ हिस्सा कवर कर लेंगे। यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट, बट येस डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव इट, है ना। तो वो कर सकते हैं, वो आप ध्यान रखिए। जब मैं बात कर रही हूँ किसी भी पेपर की, पेपर को क्लियर करने के लिए आपका विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए और आप सोच रहे हैं कि आपको 10th लेवल के क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अगर आप तीनों पेपर दे रहे हैं तो आपको तीनों के वाइडर सिलेबस को जाकर चेक करना पड़ेगा। वर्ड टू वर्ड सिलेबस के हिसाब से कीजिए। ये मत सोचिए कि सब ये पढ़ा रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, यूट्यूब पे क्या बता रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करके अपने ऊपर भरोसा रखिए। उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और वर्ड टू वर्ड जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनको फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुत मेहनत लगती है एक पेपर को क्लियर करने में, और उस मेहनत के लिए आई नो आप सब तैयार हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए। एंड अगर किसी भी तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका एक पेपर क्लियर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट करियर शाला की तरफ से, एंड लगे रहिए अपनी तैयारी को। इस बार तो पेपर क्लियर करके ही जाएंगे।